लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट की थी। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। मेथड्स अलग हैं, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा टाइप कैसे कि भाई रेट कई तरह का हो सकता है। एक तो एवरेज रेट जिसे आर एवरेज, और एक होता है इंस्टेंटेनियस। यानी मान लो मैंने एग्जांपल जो लास्ट क्लास में दिया था वो ये था कि आप अलवर से जयपुर के लिए ट्रेवल कर रहे हैं बाइक से या किसी भी फोर व्हीलर से, तो एज ए ड्राइवर आप हैं, तो आप यहाँ से और वहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसमें लगा हुआ टाइम, आपकी टोटल ट्रेवल टाइम है, टोटल डिस्टेंस होगी अपॉन ट्रेवल में लगा समय टाइम, आपको रखना होगा। तो आपके पास एक रेट आएगा, मैं इसे वेलोसिटी बोलता हूं या इसे स्पीड कहा जाता है। क्या इसे कहा जाता है? स्पीड ऑफ योर व्हीकल, जिस व्हीकल से आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस व्हीकल की क्या है स्पीड है। जो स्पीड निकाली जा रही है वो क्या होती है? वो होती है एवरेज। क्या होती है? एवरेज स्पीड। मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं इन बिटवीन अलवर टू जयपुर, तो आपको रास्ते में आप देखते हैं स्पीडोमीटर में कि आपकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पर मीटर या पर किलोमीटर की स्पीड से आप चल रहे हैं। तो स्पीडोमीटर जो व्हीकल में होता है किलोमीटर पर आर के हिसाब से दिखाता है। तो 50 पे आपकी स्पीड है, तो वो क्या है उस सेकंड उस मोमेंट में आपकी व्हीकल की स्पीड है, उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। मैंने इंस्टेंटेनियस रेट को जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए होता है नहीं, जनरल फिजिक्स में जो वेलोसिटी है उसके लिए होता है, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है या रेट है वो केमिकल रिएक्शंस में भी होता है। यानी एवरेज रेट यदि मैं कहूं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है, यदि इंस्टेंटेनियस रेट यानी लिमिट t टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा dc अपॉन dt। क्या हो जाएगा dc अपॉन dt। मैंने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको समझाया था। मान लो यहाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो यदि विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बात करेंगे तो बिगिनिंग में रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी और धीरे धीरे वो डिक्रीज करती जाएगी। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो जब रिएक्शन कंप्लीट करेगी तो जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब रिएक्शन पूरी हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, on completion of reaction concentration of reactant will be 0. If we talk about the concentration of product in the beginning when the reaction didn't start, मतलब स्टार्ट नहीं हुई है, तब जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा 0 होगा, यानी प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं होगा, तो वहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 0 होगी। क्या होगी 0 होगी और धीरे धीरे वो क्या होता है इंक्रीज करता है। जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, ये इसके लिए मैं रिएक्टेंट लिख रहा हूं, ये मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ग्राफ ऐसा ही बने। जो मेरा ग्राफ बताने का पर्पस था मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा। जरूरी नहीं है ऐसा फॉर्म हो, कि ग्राफ ऐसा भी फॉर्म हो सकता है कि मान लो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एग्जांपल से समझा सकता हूं। देखो एग्जांपल से मान लो कोई रिएक्टेंट R है, उससे प्रोडक्ट P फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मान लो इसके T बराबर 0 पर 10 मोल थे, क्या थे 10 मोल थे। इसके कितने होंगे 0, T बराबर T पर यानी कुछ समय बाद, मान लो मैं कहूं
पूरी हो गई। क्या हो गई? पूरी हो गई। एक से क्या बन रहा है? एक बन रहा है। ठीक है, मैंने कहा यदि रिएक्शन पूरी हो गई तो रिएक्टेंट के कितने मोल बचेंगे? 0। तो इसके कितने मोल बनेंगे? 2, 10। यहाँ यानी जो ये कॉन्सेंट्रेशन होगी ये प्रोडक्ट के लिए होगी, यानी आपको बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? बिल्कुल एज इट इज इसके जैसा बनेगा, इसका जैसा। आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मिरर इमेज। यदि मैं कुछ ऐसी रिएक्शन की बात करूं, मैंने कहा ग्राफ ऐसे भी प्लॉट हो सकता है। कैसा हो सकता है? मान लो यहाँ क्या कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट यूज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन T बराबर 0 मान लो 10 मोल है। क्या है? 10 मोल है। मान लो 8 बची रह गई। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या बची रह गई? 8। मतलब मान लो कंप्लीट पूरी कोशिश करें कि 8 से कुछ कम हो जाए, पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती है? 8 होती है। ऐसी रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। तो इसके कितने मोल बनेंगे? इसके 2 मोल बनेंगे। यानी यहां जो ये लाई करेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 8 होगी। मैं ग्राफ की हेल्प से इस ग्राफ को इन डाटा की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां 10 था, यहां कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10। यहां प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10। यहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 0। यहां प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? 0। यहां रिएक्टेंट की 0 हो गई। देखो बिल्कुल मैं इसको क्या कर रहा हूं? टच कर रहा हूं। किस पर? एक्स एक्सिस पर। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गया? प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो देखो ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, ऐसा भी हो सकता है। यदि 2 बन रहा है तो मान लो मैं कहूं, सपोज देखो इसको ऐसे बना कि 2 समथिंग यहां आए। ठीक है, तो यहां आ रहा होगा, 2 यहां आ रहा होगा। जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे को क्रॉस करें। जरूरी नहीं है ये एक दूसरे को क्या करें? क्रॉस करें। रिएक्शंस में देखो मैं यहां बना देता हूं। ग्राफ इस तरीके का भी हो सकता है। मान लो ग्राफ कैसा हो? ऐसा हो। ठीक है, और मान लो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। वजह यही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मान लो A है, इससे क्या बने? 2B बने। मान लो यहां कॉन्सेंट्रेशन मान लो 5 है A की। मान लो T बराबर 0 पर क्या है? 5 मोल है। और T बराबर T पर क्या बनेगा? मान लो इसके 0 है तो ये क्या बनेगा? 10 मोल बनेगा। जब 5 यहां है तो 10 कहीं यहां होगा, 10 कहीं यहां लाई करेगा। यहां क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। यहां क्या है? टाइम। ये नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं क्या ले रहा हूं। यहां कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहा हूं। तो ग्राफ ऐसे वेरिएशन शो कर सकते हैं। यदि ऐसा वेरिएशन शो कर रहा होगा तो इसे कहूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब सिंपली ये होगा, क्या होगा? रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब यानी ग्राफ की डिफरेंट वैरायटी हो सकती है। क्या हो सकती है? डिफरेंट वैरायटी हो सकती है किसी रिएक्शन में। देखो इरेज कर रहा है। देखो जो भी आप लिखना चाहते हैं, तरीका क्या रहेगा कि आप जो लिखना चाहते हैं वो बोर्ड से लिखेंगे। ठीक है, मैं इतना टाइम नहीं, क्योंकि मटेरियल बहुत है मेरे पास बताने के लिए, मैटर बहुत ज़्यादा है और यूनिट भी बहुत लंबी है। कठिन नहीं है, मैं बता दूं आपको, कठिन नहीं है। सॉरी, कठिन नहीं है। तो इसलिए जो भी आप बोर्ड से लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोर्ड से उतारेंगे। जो मुझे लिखवाना होगा मैं बोलूँगा ये लिखना है, बोर्ड से ये लिखो, ये मत लिखो। ठीक है, दैट्स इट। इरेज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं रेट। मैंने
बताया था कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रेट होता है वो नेगेटिव आता है, इसलिए उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि रिएक्शन के लिए कभी भी रेट नेगेटिव नहीं होता। मैंने कहा हम क्या पढ़ते थे, dc अपॉन dt पढ़ते थे, माइनस इसलिए लगाया है कि जो चेंज है ना वो क्या हो जाए, ये टर्म ये नेगेटिव होगी किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा लिखते हैं, क्योंकि रेट ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट नेगेटिव। उस नेगेटिव के पीछे यही रीजन है कि रिएक्शन के लिए जब रेट डिफाइन करते हैं ना, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी आप बचपन में पढ़ते हैं, नहीं 12वीं में 11th में पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में, जब 11th में वेलोसिटी के बारे में पढ़ते थे, और एक होती स्पीड, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, इसे कहते हैं अदिश, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है ना, ये वेक्टर होती है और ये अदिश होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इसीलिए हम R इक्वल टू माइनस डी सी अपॉन बी की लिखते थे। अब कोई रिएक्शन है A गिव्स B, अब मैं रेट लिखता हूं, जो रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू A एंड विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, सेम होगा, यानी किसी भी स्टोइकियोमेट्री कुछ भी हो या स्टोइकियोमेट्री कुछ भी हो, रेट चेंज नहीं होगा। मेरा मतलब यह है किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे कह रहा हूं, डिफरेंट टाइम पे नहीं कह रहा, मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कह रहा हूं, रेट को कांस्टेंट कह रहा हूं। तो जब कांस्टेंट कह रहा हूंगा तो मैं लिखूंगा dA अपॉन dt, ये क्या है, और R इक्वल टू क्या है, dB अपॉन dt, दिस इज द रेट ऑफ disappearance of A। यहां ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइनस, इंक्लूडिंग माइनस, मैं क्या कर रहा हूं, इंक्लूडिंग माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी जो रिएक्शन है, जो एक डिसअपियर हो रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके डिसअपियरेंस का रेट है क्या, माइनस dA अपॉन dt, इंक्लूडिंग माइनस को बोल रहा हूं मैं, दिस इज रेट ऑफ डायरेक्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन of B, this is the rate of rate of formation of B, ये फॉर्मेशन का रेट है, और जब मैंने कहा R क्या है, इक्वल है, मैंने कहा एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चाहे आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालें, चाहे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालें, तो रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो रेट को लिखूंगा माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू प्लस dB अपॉन dt। इस माइनस का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस क्या है, क्यों आया है, ठीक है। अब लिख देना प्लीज, इस एग्जाम्पल को लिख लेना, है ना, तुम्हें पता लगना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन सिंपली पूछ लिया जाता है और तुम कर दोगे, है ना, तुम कर दोगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं,
क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंग्लिश मीडियम वाले तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, इनका माइंड थोड़ा फास्ट प्रोसेस करता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम में ऐसे बच्चे नहीं मिलते, लेकिन इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। वो तो तुम्हारे पर डिपेंड है कि आप एक्सपेक्टेशंस पे कितने खड़े होते हो, कि आपसे एक्सपेक्टेशन सही की जा रही है या और, है ना। तो जैसे देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री। आपको ऐसा नहीं होगा कि ऐसा ही होता है। सिर्फ कभी कभार टीचर भी बोल देगा कि बेटा ये तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, इसलिए हायर लेवल्स में बात करेंगे, छोड़ दो, ऐसा ही होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में सारे रीजन्स अवेलेबल हैं। कहीं कहीं हमको जैसे डेरिवेशन है, उनके रिजल्ट हैं, हमको बेटा ऐसे ही याद रखो, दैट्स इट। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में आप कॉन्सेप्ट और रीजन क्लियर होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है कि जहां आपको ज़्यादातर चीज़ें रटनी पड़े, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट वहां नहीं है। मान लो रिएजेंट्स है, मान लो कोई LiAlH4 है, इसका रीजन हमें पता है, जैसे सोडियम है ना, रिएजेंट के रूप में बिहेव कर रहा, तो हमें पता है इनका काम क्या है, लेकिन मैकेनिज्म वाई कि इनकी मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म हमसे वाई का आंसर पता लगता है। वहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा नहीं होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन वहाँ भी मजबूरी होती है कि बेटा हायर लेवल्स में पढ़ोगे, है ना, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। हम बिल्कुल स्मूथली चीज़ों को कवर करेंगे। लिख लिया होगा? मान लो कोई रिएक्शन है, एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि कोई hypothetical A for A hypothetical reaction A plus 2B gives C. A plus 2B gives 3C. Rate of disappearance of B is 6 into 10 to power minus 2 moles per liter per second है। रेट क्या है? इस तरीके से दिया हुआ, किसके डिसअपीयरेंस का, बी के डिसअपीयरेंस का रेट दिया हुआ है। फाइंड आउट फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन। जब आपसे पूछे रेट, ओनली रेट लिखेंगे, रेट कैलकुलेट करो, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता है। तो सेकेंड appearance of rate of appearance of C, ठीक है। the third one rate of disappearance of A। ये तीन चीजें बतानी है, ए का डिसअपीयरेंस बताना है और सी का फॉर्मेशन बताना है, यानी अपीयरेंस बताना है, और रेट ऑफ रिएक्शन बात। जब हमने देखा कि रिएक्शन A plus 2B गिविंग 3C है, तो रेट क्या है, अभी बात की थी रेट के बारे में, क्या होगी रेट होगा -dA अपॉन dt। जो स्टैक्योमेट्री है उसको कैसे लिखा जाता है मैं बता देता हूं। मैंने कहा A to A gives B। इसको कनेक्ट करने से पहले आप एक एग्जांपल और समझो, इसको बताऊंगा, आऊंगा अभी एक एग्जांपल और समझो। मान लो एग्जांपल 2A gives B, इसका रेट क्या लिखूंगा, -dA अपॉन dt इक्वल टू dB अपॉन dt।
ए के 2 मोल से बी का 1 मोल मिल रहा है। इन अनदर वर्ड्स आई कैन से ए के 2 मॉलिक्यूल मिलकर बी का 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मैंने क्या कहा, 2 तरीके हैं मेरे पास। ए के 2 मोल हैं, बी के 1 मोल बनेंगे, बात खत्म। इस स्टोइकियोमेट्री का ये मतलब है। और स्टोइकियोमेट्री को कहाँ लिखा जाता है, रेट जब डिटरमाइन किया जाता है। कई बार टीचर्स ऐसा कह के निकल जाते हैं, कैसा कह के कि चेंज इन concentration with respect to time, change in concentration with respect to time upon stoichiometry। सही है, लेकिन रीजन क्लियर नहीं हो रहा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। सही है, मैं भी लिख सकता था कि रेट को ऐसे समझ लो, ऐसा होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ गया -dA/dt अपॉन स्टोइकियोमेट्री। अब क्लियर होगा स्टोइकियोमेट्री, अभी वो बात भी क्लियर हो जाएगी, ये बात भी। तो मैं कहूंगा ए के 2 मोल से बी का 1 मोल बन रहा है, तो मैं लिखूंगा -1/2, यानी आधा जब मोल होगा तो इससे कितना बनेगा, 1 बनेगा। यानी इसके आधे से इसका ऐसा समझो कि यहां 2 मोल हैं, उससे 1 मोल मिल रहा है, तो यानी इनका आधा मोल होगा जब इनका पूरा मोल बनेगा। या मैं दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकता था, या इस रिएक्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, A gives half B। यहां A के 1 मोल से इसका आधा बन रहा है, क्या बन रहा है, या मैं देखो थोड़ा सा और सुनो, ये माइनस ये है। A के 1 मोल से B कितने बन रहे हैं, 2 गुने बन रहे हैं, समझो ना। ये 2 थे, 1 बन रहा है, तो वास्तविकता में ये इसको क्या कहूंगा मैं, इसके 1 से 2 बन रहे हैं। मैंने क्या कहा, समझो थोड़ा सा। तो यहां ऐसा भी लिखा जा सकता था 2dB/dt। सुविधा के लिए इस 2 को स्टोइकियोमेट्री यहां है, इसीलिए इसे यहां लिखा गया है। यदि ऐसा होता, देखो ऐसा होता, तो मैं कैसा लिखता, मैं लिखता -dA/dt बड़े ब्रैकेट्स में, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस यानी बड़े ब्रैकेट्स, इक्वल टू 1/2 dB, यानी dB/dt 1/2, यानी जो स्टोइकियोमेट्री है 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। देखो ये स्टोइकियोमेट्री ऐसे है ना, इसका व्युत्क्रम लिखना यानी रिवर्स लिखना होता है, उल्टा, जिसके उल्टा लिखना पड़ता है, इनवर्स लिखना पड़ता है। तो जब इनवर्स लिखूंगा 1/2 का इनवर्स क्या होगा, 2 ही तो होगा। ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और वही तो बात है। देखो यहाँ भी 2 ही लिखा था मैंने, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बात तो सेम टू सेम है। मेरा पॉइंट ये था कि बेटा कि A के 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, जब ये 2 गुने होंगे तो इसका 1 गुना बनेगा। वास्तव में इसके आधे लोगे ना, जब इसका 1 गुना बनेगा, तो इसका मतलब यह है। ठीक है, बात क्लियर। अब अपने वापस क्वेश्चन पे आता हूं, जो मैं डिस्कस करवा रहा था। मैं चीजें वही समझाता, यही समझाता, तो भी समझ में आ जाती है ना। तो मुझे रेट लिखना, हाँ, जो पॉइंट था चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या लिखा था मैंने, A gives या 2A gives B। मैं A के रिस्पेक्ट टू टाइम रेट दिखा, मैंने लिखा था R इक्वल टू -1/2 dA/dt। यही तो है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं देखो इस तरीके से चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, -dA/dt। स्टोइकियोमेट्री ये 2 किसके लिए, A
ए के लिए देख रहा हूँ मैं, ए के लिए, देखिए ए के लिए, तो ए के लिए ये 2, तो इसको ऐसे ही तो लिखा जा सकता है, ये 2 है, ये क्या है 2 है, इसे इसको ऐसे ही तो लिखा जा सकता है, इसलिए टीचर ऐसा लिख के भी चीजों को छोड़ दे, ऐसा होता है, ठीक है, याद रखो बस। वजह क्लियर हो गई, ठीक है, बात क्लियर। अब इरेज कर रहा हूं, हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें 3 चीजें डिटरमाइन करनी है, वेरी इजी, डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें देखो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आएंगे, हो सकता है आप मेरे से किसी अच्छे टीचर से समझ के आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें चीजें पता नहीं होती हैं, उनके लिए, है ना, तो मुझे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वास्तविकता में जब मैंने कहा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इसका मतलब यह है माइनस इंक्लूडिंग माइनस, मैंने जब भी कहा था रेट डिफाइन किया था कि इंक्लूडिंग माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इंक्लूडिंग माइनस ये है, तो इंक्लूडिंग माइनस उसने डिसअपीयरेंस लिखा है, इंक्लूडिंग माइनस होगा, और वो कितना दिया है 6 × 10⁻², 6 × 10⁻², मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया है। जब दिया है तो इसको कैसे देखेंगे, इसको देखेंगे बेटा सिंपल, अब रेट ये दिया हुआ है हमें, और हमें रेट ये रिएक्शन देख के, रिएक्शन इक्वेशन देख के, यानी बैलेंस इक्वेशन है, इसको देख के हमें रेट लिखना होगा, -dA/dt -1/2 dB/dt, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो स्टैक्योमेट्री कहाँ है, 1/2 में चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ना, है ना, इनवर्स, यानी मोर प्रिसाइज वर्ड क्या, इनवर्स हो जाएगी, तो -1/2, ये माइनस है, ये क्या है -dB/dt बता रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ सी क्या है 1/3 + dC/dt। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, मैं यहां थोड़ा सा लिख रहा हूं, इधर रेट ऑफ रिएक्शन आर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी यानी dC/dt कैलकुलेट करना है, एंड द थर्ड वन इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए यानी -dA/dt, यहां प्लस dC/dt लिखा है क्योंकि यहां लिखा अपीयरेंस ऑफ सी, यहां डिसअपीयरेंस लिखा तो माइनस को लगा के लिखूंगा कि ये पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, जब आगे बढ़ूंगा तो मुझे क्या कैलकुलेट करना, देखो यहां सब कुछ लिखा हुआ है, देखो इस इक्वेशन में कुछ भी पुट करो हमें रिजल्ट मिल जाए, आर निकालना है, देखो आर रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है -1/2 dB/dt, और -dB/dt दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा रेट इक्वल टू 1/2 ऑफ dB/dt, क्या दिया हुआ, डिग्री दिया हुआ 6 × 10⁻², मोल पर लीटर पर सेकंड, ये कितना हो जाएगा 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये क्या है रेट आ गया। अब यहीं से देखो, यहां से ये भी तो टर्म दोनों क्या है इक्वल है, और मुझे ये चाहिए dC/dt, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, देखो dC/dt देखो लिख देता हूं 1/2 -dB/dt इक्वल टू 1/3 dC/dt, मुझे क्या चाहिए dC/dt, तो मैं लिखूंगा dC/dt इक्वल है किसके, देखो 3 इधर आ जाएगा, तो 3/2 -dB/dt, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/2 × कितना 6 × 10⁻²,
निकाल लिया तो रेट को इसके इक्वल रख दो, तो 3 इधर है तो रेट हमारा क्या है 3, देखिए रहा 3 मोल, और 3 गुना हो जाएगा ना R से, 3R हो जाएगा ना, 3R इक्वल टू dC/dt हो जाएगा, तो हमारा वही रिजल्ट आएगा 9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब क्या हम dA माइनस dA/dt निकाल सकते हैं, मैंने लिखा क्या निकालना है तीसरा, माइनस dA/dt, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे, देखो कहाँ स्पेस कहाँ, ये रहा, देखो अरेंज करके लिखना है, आपको नोट्स बनाने हैं, अरेंज करके लिखना है, मैं सीक्वेंस वाइज हो सकता है नहीं चलाऊंगा। देखो पहले R निकाला, फिर dC/dt ये निकाला, अपनी लैंग्वेज में आप तरीके से लिखे, सिस्टमेटिक लिखे, है ना, तो R क्या है माइनस dA/dt के क्या है इक्वल है। अब जब R इसके इक्वल है और यही तो मुझे चाहिए, तो ये किसके इक्वल होगा 3 मोल पर लीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। या फिर ऐसा ना करना चाहो, आप ऐसा कर लो, इन दोनों को क्या है जब भी इक्वल है इनको इक्वल रख दो, मुझे ये चाहिए तो 1/2 dB/dt माइनस dB/dt, तो माइनस dB/dt हमें पता है, ये रहा माइनस dB/dt। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और इससे आगे का डिस्कशन एक एग्जांपल और करवाऊंगा, है ना। तो इस यूनिट में आगे बढ़ते हैं। 5th यूनिट मैंने स्टार्ट की थी, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और हार्ड नहीं है ना। तुम 12th में भी पढ़ के आए हो, जैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट, डिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ एक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन, इन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।